तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस से प्रोड्यूस होते हैं इसकी बात की, और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हो तो उससे फील्ड कैसे निकालना, और उसके लिए हम लोगों ने, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलम्ब्स लॉ ऐसा कह सकते हैं, मुख्य हमारा सूत्र रहा कि अगर कहीं चार्जेस हैं इस एरिया में और उसके बाद हमें कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारे सिंबल्स थे कि जहाँ फील्ड हमें निकालना है उस पॉइंट को हम लोग, उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर कहते हैं, और जितनी दूर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर में जहाँ कहीं चार्ज है उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर प्राइम ऐसा कहते हैं, इसको आर प्राइम कहते हैं। और तब ये जो आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर है वो ये वेक्टर बनता है, अगर हमने यहाँ आर प्राइम से लेकर के और ये से जोड़ा इसको, ये जो वेक्टर है ये आर माइनस आर प्राइम वेक्टर बनता है। और तब हमने लिखा, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आर पे तो ये बराबर रो डी टो प्राइम, और तब फिर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, अर्थात ये डिस्टेंस जो है जहाँ आपने चार्ज लिया है, ये छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पर आप डी टो सोचिए, डी टो प्राइम, और इस वॉल्यूम पे यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और इसलिए ये रो इंटू डी टो प्राइम, ये चार्ज हो गया रो इंटू डी टो प्राइम। रो इज़ एट आर प्राइम, जो कि है जो उसमें चार्ज है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसलिए चार्ज हो गया ये रो इंटू डी टो, तो ये रो इंटू डी टो प्राइम ये चार्ज, और उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डायरेक्शन मिल गया यहाँ से, और ये दोनों मिला करके मैग्नीट्यूड मिल गया। तो ऐसा हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, केवल सरफेस पर चार्ज हो, जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था पिछली बार, तो हमने उसके लिए लिखा था सिग्मा और फिर ये डी ए प्राइम आर माइनस आर प्राइम डी ए प्राइम, ऐसा सिग्मा इंटू डी ए प्राइम, ये चार्ज हो गया, और बाकी सब कुछ वही। अगर हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम उसके लिए हम लिखते हैं लैम्डा, ये रो है, सिग्मा है, इसी तरह से लैम्डा है आर प्राइम पे, तो यहाँ पे अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये लैम्डा में लिखते हैं, तो लैम्डा आर माइनस आर प्राइम डी एल प्राइम, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर माइनस आर प्राइम पर 3 पावर, ऐसा। अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पॉइंट चार्जेस अलग अलग है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो फिर ये इंटीग्रेशन नहीं हो करके ये समेशन बन जाता है, समेशन आई क्यू आई। चार्ज कीजिए, ये चार्ज है रो डी टो प्राइम सिग्मा डी ए प्राइम लैम्डा डी एल प्राइम क्यू आई, तो ये जो है क्यू आई ये हमारा चार्ज हो गया, और उसके बाद फिर वही आर माइनस आर आई प्राइम, ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, उस पर यहाँ समेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। तो ऐसा रिलेशन है किसमें, जो चार्जेस दिए हुए हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण से है, उनमें ये रिलेशंस हैं। किसी खास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद हम तय कर सकते हैं कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करना है, या स्फेरिकल पोलर्स करना है, या सिलिंड्रिकल पोलर करना है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशंस हैं, ये इंटीग्रेशंस किसी खास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में आसान पड़ सकते हैं, तो वो हम लोग चूज करते हैं। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और भी बहुत प्यारा संबंध है। एक तो ये संबंध हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण से है, उनमें ये संबंध है। और एक दूसरा बड़ा अच्छा संबंध है, फिर से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो इन दोनों में एक दूसरा बहुत ही बढ़िया प्यारा रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ में स्टेटमेंट लिखूंगा पहले,
उसके बाद उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो जो गॉसेस लॉ लिखते हैं हम, सिंबल पहले देख लें। ऐसे सिंबल लिखते हैं, एक इस तरह का उल्टा ट्रायंगल और आगे डॉट। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर, इस जगह पे, और ये बराबर चार्ज डेंसिटी कहाँ पे, उसी जगह पे जहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं का ये है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है ये इतना, इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हो सकता है आपने अपने गणित के क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में। थोड़ा जितना हमें चाहिएगा उतना हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइवर्जेंस ई, ऐसा इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या चीज़ है वो हम अभी देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कुछ ऑपरेशन हो रहा है। तो हमने अपना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ कहीं मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चार्जेस हैं और एक वॉल्यूम है उसके अंदर चार्जेस हैं, और हमने उसमें कोई पॉइंट पिक किया और उस पॉइंट को हमने कहा कि ये आर वेक्टर है ये। अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पर आ रही है, इसीलिए एक ही आर है, आर और आर प्राइम करके नहीं है। चार्ज कहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड और कहीं, ऐसे दो पॉइंट्स नहीं। जिस पॉइंट पर का ये चार्ज डेंसिटी है उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो चार्जेस सारे में हैं उन सब चार्जेस का मिला के जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ये है। चार्ज डेंसिटी तो आपको पता ही है, जो हमने अभी हमने चर्चा की, ऐसा चार्ज डेंसिटी dq/dt। आप छोटा सा एक वॉल्यूम लीजिए, यहाँ अगर चार्ज डेंसिटी लिखना है तो छोटा सा वॉल्यूम लीजिए, उसमें कितना चार्ज है वो देखिए, भाग लगाइए, वहाँ से चार्ज डेंसिटी मिलती है। अब ये डाइवर्जेंस क्या चीज़ है वो देख लें। तो किसी पॉइंट पर अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस लेना है, हम किसी न किसी वेक्टर फील्ड का ही डाइवर्जेंस लेते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है हमारा, उसका हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस लेना है उस पॉइंट के अराउंड आप एक कोई वॉल्यूम बनाइए, एक कोई वॉल्यूम बनाइए, उसको लेते हुए, उसको अंदर लेते हुए, और ये जो वॉल्यूम है इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, डेल्टा टो नाम दे दीजिए इसको, डेल्टा टो ऐसा। और जब ये वॉल्यूम में कह रहा हूँ तो इस वॉल्यूम का एक सरफेस होगा। हर एक वॉल्यूम अगर कहते हैं तो वो अंदर इंक्लोज्ड होता है, और एक सरफेस होता है जिसके अंदर वो वॉल्यूम होता है। ओपन सरफेस होगा तो फिर उसका वॉल्यूम नहीं होगा, वो सब तरफ ओपन है, कहीं से कहाँ तक का उसमें लेना है पता नहीं। लेकिन क्लोज सरफेस अगर है तो उसके अंदर का वॉल्यूम बहुत क्लियर है कि हाँ ये इसके अंदर वॉल्यूम है। तो ऐसा एक वॉल्यूम बनाइए और उसका जो सरफेस हो उस पर ध्यान रखिए। इसका जो सरफेस है वो सरफेस ये डेल्टा एस, ये सरफेस है, और हर जगह यहाँ पे वो फील्ड है, हर पॉइंट के ऊपर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखिए क्या करना है, ये जो सरफेस है इस सरफेस पर ध्यान रखिएगा। इस सरफेस पर एक छोटा सा हमने और सरफेस बनाया, ये छोटा सा सरफेस बनाया यहाँ पे ऐसा सरफेस। अब ये वॉल्यूम नहीं बना रहा हूँ, ये सरफेस बना रहा हूँ। अब देख लीजिएगा 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े आपको अपने इमेजिनेशन स्ट्रेच करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा वॉल्यूम बनाया, और उस वॉल्यूम का जो सरफेस है उस पर अब मेरा फोकस है, और वो जो सरफेस है उस पर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया, और छोटे से हिस्से को हम अब ds बोलेंगे। इस छोटे से हिस्से को अब हम ds बोलेंगे। तो क्या करना है मुझे, इसके सरफेस पर रहना है। ये मान लो सरफेस है कोई, अंदर में वॉल्यूम है और उसके अंदर में वो पॉइंट है, और इस पर हमने ये छोटा सा पार्ट लिया है और उस पार्ट को हम कह रहे हैं ds। और उस एरिया पर, उस जगह पे, चूंकि छोटा सा पार्ट है तो आप उसको समझ सकते हैं कि छोटा सा प्लेन टाइप का है, और इस पर परपेंडिकुलर खींचिए और बाहर की तरफ उसकी दिशा बनाइए, ऐसा ऐसा ये। तो ds जो एरिया है उतना मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन, इस वेक्टर को हम लोग कहते हैं ds
डी ए लिख लीजिए, मैं डी ए लिखूंगा बाद में, डी ए। इसको हम लोग कहते हैं डी ए वेक्टर, और इसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या क्या हो गया, हमने एक क्लोज सरफेस लिया, उस क्लोज सरफेस के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा लिया, और छोटे से हिस्से पे उस जगह पे, उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर खींचा और बाहर की तरफ उसकी दिशा लगाई और एक वेक्टर बनाया उस दिशा में। कितना लंबा, कितना बड़ा, कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो उस एरिया का जितना सरफेस एरिया था उतने मैग्नीट्यूड का, उसको हम कहेंगे ये एरिया वेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी भी एक दिशा होगी, उसका भी अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस डीए वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कीजिए। सब सीक्वेंस याद रखिएगा क्या क्या कह रहे हैं। इसको आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए ऐसा, और ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ऐसा ही एरिया आप पूरे सरफेस के ऊपर बनाइए, पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर बनाइए, यहाँ वहाँ 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 वहाँ, और हर जगह डीए वेक्टर अपना अपना लिखिए और हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए बनाइए, सबको सम कीजिए अर्थात इंटीग्रेट कीजिए। और वो जो इंटीग्रेशन आएगा, जिसको हम लोग ऐसा एक यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के बाद एक गोला भी बनाते हैं, ये गोला बताने के लिए है कि जो सरफेस है ये क्लोज्ड सरफेस है, बंद सरफेस है, इसके अंदर में एक वॉल्यूम कैद है, ये बताने के लिए हम लोग ऐसा कहते हैं। तो ये जो हमने छोटा सा वॉल्यूम लिया था, उस छोटे से वॉल्यूम का जो सरफेस है, उस सरफेस पर हम ये सारा धंधा कर रहे हैं। उस पूरे सरफेस पे हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका, ई डॉट डी ए का, और इसको भाग लगा देना है इस वॉल्यूम से, डेल्टा टो। जिस वॉल्यूम का ये सरफेस है, जिसको बड़ा करके हम यहां दिखा रहे हैं, जिस वॉल्यूम का ये सरफेस है, और वो वॉल्यूम क्यों मैंने चूज किया था, कहां मैंने चूज किया था, तो जिस पॉइंट पे एक कोई पॉइंट पकड़ा हमने और उस पॉइंट के ऊपर चार्ज डेंसिटी ये रो है और उससे हम इसको रिलेट करने वाले हैं। तो जिस पॉइंट पर ये चार्ज डेंसिटी रो हम लिख रहे हैं, उसी पॉइंट के अराउंड हमने ये क्लोज सरफेस बनाई थी और उसी का वॉल्यूम है और उसी का सरफेस है और उसी सरफेस पर हम ये पूरा काम करेंगे और उसी वॉल्यूम से हम यहाँ भाग लगाएंगे और फिर उस वॉल्यूम को हम श्रिंक करेंगे, उस वॉल्यूम को हम छोटा करेंगे। हमेशा ये पॉइंट उसके अंदर रहना चाहिए। ये पॉइंट जो है जहां हम ये सारा काम कर रहे हैं वो इसके अंदर होना चाहिए, रो उसके अंदर होना चाहिए जो हम पॉइंट ले रहे हैं आर, और उसके बाद उसको अंदर रखते हुए वॉल्यूम को हम श्रिंक करेंगे, टेंड्स टू 0 कराएंगे। दिस डेल्टा टो, दिस टेंड्स टू 0। ये जो चीज होती है उसको इस पॉइंट पर इस फील्ड का डाइवर्जेंस बोला जाता है। तो ये डाइवर्जेंस की परिभाषा हुई। डाइवर्जेंस अगर किसी फील्ड का आपको लिखना है किसी पॉइंट के ऊपर, ये चीज़ लिखनी है, इस आर पॉइंट के ऊपर अगर ये डाइवर्जेंस लिखना है मुझे, तो उस पॉइंट के अराउंड एक वॉल्यूम बनाओ, उस वॉल्यूम का सरफेस देखो, उस सरफेस पे हर जगह डीए वेक्टर कंस्ट्रक्ट करो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, छोटे 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 हर जगह आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, ई डॉट डीए करो, सबको जोड़ो यानी इंटीग्रेट करो, और उसके बाद जितना आ जाए उसको उस वॉल्यूम से भाग लगा दो, उस वॉल्यूम को श्रिंक करो 0 की तरफ, तब जो क्वांटिटी आएगी उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ ई। अब हर बार आपको इतना सारा सब कुछ करने की नौबत नहीं आएगी, उसके कुछ बड़े अच्छे रूल्स हैं, सब कर करा के लोगों ने रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तभी तो ये सब करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो वो कैसे पता होगा? अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, ऐसा लिखेंगे आप। और अगर ऐसा आप लिख रहे हैं और डाइवर्जेंस ऑफ ई किसी पॉइंट पे पता करना है,
कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इस पॉइंट पर हमें पता करना, यानी आर वेक्टर जो है वो अब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह है जो कि हमें पता है, ये ई एक्स हमें पता है, ई वाई पता है, ई जेड पता है, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक एक्स वाई जेड के लिए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो वैसी हालत में ये सब धंधा करने के बाद, ये सारा धंधा करने के बाद एक बहुत सुंदर सा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई अगर आपको चाहिए तो वो डाइवर्जेंस ऑफ ई हो जाता है डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा ई एक्स डेल्टा एक्स, ऐसा डेल एक्स, और फिर इसी तरह से प्लस कर दीजिए आप डेल ई वाई ऐसा, और डेल ई जेड डेल जेड ऐसा। जिस पॉइंट पर आप ये डाइवर्जेंस लिख रहे हैं उसी पॉइंट पर, उसी एक्स वाई जेड पर ई एक्स क्या है, ई वाई क्या है, ई जेड क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वो आप लिखें, और उसको आप एक्स में डिफरेंशिएट करें, ई एक्स को, ई वाई को आप वाई में डिफरेंशिएट करें, ई जेड को आप जेड में डिफरेंशिएट करें, सबको जोड़ दें, तब जो चीज़ निकल करके आती है वो डाइवर्जेंस ऑफ ई उस जगह पे बन जाती है। तो ये एक आप याद रखिएगा, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है, डाइवर्जेंस चीज़ क्या है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, और इसके आगे बढ़ते बढ़ते अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको हल करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप काम कर रहे हैं, अगर मैंने इसकी चर्चा की थी पीछे के लेक्चर के अंदर में, तो उसमें क्या है, उसके अंदर में हमारा जो पॉइंट्स है, कोई पॉइंट है स्पेस के अंदर में, तो उसको हम एक्स वाई जेड से नहीं बता के आर थीटा और फाई से बताते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आर होता है, और फिर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जेड एक्सिस के ऊपर, और बोर्ड पे हमेशा हम टेढ़ा टेढ़ा दिखाते हैं क्योंकि हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस जो है तो पॉइंट कहीं बीच में होता है, और वहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो फिर बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकते, तो ऐसा आप कल्पना कीजिए कि ये इस प्लेन के बाहर है और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, और ऐसा परपेंडिकुलर खींचिए, और ये जो प्लेन है ओ जेड और ये पी, ये जो प्लेन है जो ऐसा बनेगा, इस प्लेन को आप देखें, और यहाँ ओ पी का जेड एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है, और ये प्लेन, और इधर जो हमारा एक्स जेड एक्सिस है ये वाई है, ये एक्स है, याद रखिएगा ये जेड है, उसके साथ जो एंगल बनता है अर्थात ये वाला एक्स एक्सिस का, और जहाँ ये परपेंडिकुलर पड़ा है उसको मिला दीजिए, इसको फाई कहते हैं। आर बता दीजिए, थीटा बता दीजिए, फाई बता दीजिए, तो ये सारा हो जाता है। पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था इसमें से, एक्स वाई जेड में कैसे लिखते हैं वो सब के इक्वेशंस हैं। तो इसमें अगर आप काम कर रहे हैं और तब आपको ये डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन लिखना है, अर्थात मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में नहीं पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो पता है वो आर थीटा फाई के टर्म्स में पता है, तो इसलिए सारा काम आर थीटा फाई में होगा। तो वैसी हालत में जो डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन है वो हम आपको लिख करके दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन बनता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है, डाइवर्जेंस ऑफ ई, इसका एक्सप्रेशन है 1/r² डेल डेल आर, r² इंटू ई आर, लिख देता हूँ फिर आगे एक्सप्लेन करूँगा, प्लस 1/r साइन थीटा, और फिर डेल डेल थीटा, किसका, साइन थीटा इंटू ई थीटा, इसका, प्लस 1/r साइन थीटा डेल डेल फाई, किसका, तो ई फाई का, ऐसा। अब ये ई आर क्या है, ई थीटा क्या है, ई फाई क्या है, तो फिर से एक बार आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप उन एक्सेस को देखते हैं,
उन एक्सेस को अगर आप देखते हैं, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस इधर बाहर आता हुआ, ये जेड, ये जो बोर्ड का प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है। तो अगर हमारा कोई पॉइंट यहाँ कहीं पर है जिसको हम लोग यहाँ ऐसा दिखाते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर थीटा फाई फिक्स रखें, थीटा फाई को फिक्स रखें और आर को बदलें, तो आप किधर जाएंगे? थीटा बदलना नहीं चाहिए, फाई बदलना नहीं चाहिए, तो आपको इसी लाइन पे रहना पड़ेगा। और आर आप बढ़ाएं तो वैसी हालत में आप इधर को बढ़ेंगे। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं ये आर डायरेक्शन, और इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ई आर ऐसा लिख सकते हैं, या आर कैप, सीधा सीधा आर कैप भी लिख सकते हैं। जैसे वहाँ हम लोग आई जे कैप लिखते हैं, वैसे इसको आर कैप लिख सकते हैं। तो आर कैप का मतलब आर बढ़ने वाला डायरेक्शन, आर जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो डायरेक्शन, उसको हम लोग आर कैप कहते हैं। थीटा फाई फिक्स रहना चाहिए, केवल आर बदलना है, तब जिधर आर बदल रहा है उसको हम लोग आर कैप कहते हैं। ये है थीटा एंगल, फाई नहीं बदलना चाहिए, याद रखिएगा। आप इसी प्लेन में रहिएगा, इस प्लेन में ही रहना है अपने को। यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए और फिर ये जो प्लेन बन रहा है ऐसा, ऐसा जो तिरछा वाला प्लेन बन रहा है, इसी प्लेन में रहना है अपने को। इस प्लेन से ऐसे एक्सजेड प्लेन से आगे घूमना नहीं है। और इस प्लेन में रहते हुए, आर को भी फिक्स रखते हुए, फाई को भी फिक्स रखते हुए, ये है एंगल फाई। केवल थीटा बदलना है, केवल थीटा बदलना है। तो इसी प्लेन में, ये जो ओ जेड पी प्लेन है, इसी प्लेन में, और हमें थीटा को बढ़ाना है, थीटा को थोड़ा सा बढ़ाना है, डी थीटा से बढ़ाना है। तो हम किधर जाएंगे? आर भी नहीं बदलना है, ये लेंथ नहीं बदलना है। तो इसी में हम ऐसा सर्कल जैसा बनाएंगे। ये जो डायरेक्शन होगा, जो ऐसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कहते हैं थीटा कैप डायरेक्शन। आर नहीं बदलना चाहिए, फाई नहीं बदलना चाहिए, थीटा बदलिए, तो आप जिधर चलेंगे वो डायरेक्शन कहलाती है थीटा कैप डायरेक्शन। और आर मत बदलना, थीटा मत बदलना, केवल फाई बदलना। तो वैसी हालत में आप ऐसे वाले सर्कल पर चलेंगे, ऐसे वाले सर्कल पे फाई ऐसे घूमता है, तो वो जो डायरेक्शन है, जो घूमने वाला, वो डायरेक्शन कहलाता है फाई कैप। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। बाद में भी हम लोग बहुत सारा इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और इन तीन डायरेक्शंस में जो आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स लीजिए। ये अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके इन तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आप कंपोनेंट लीजिए। जो आर डायरेक्शन में कंपोनेंट आने वाला है उसको हम लोग कहते हैं ये ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कैप की दिशा में कंपोनेंट। और इसी तरह से ये जो थीटा कैप का डायरेक्शन है, उस थीटा कैप की तरफ अगर इसका कंपोनेंट लेंगे, तब जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं ये ई थीटा। और जो फाई कैप का डायरेक्शन है, उस फाई कैप के डायरेक्शन की तरफ अगर हम कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ई फाई। तो ये है ई आर, ई थीटा, ई फाई। ई आर खुद आर थीटा फाई का फंक्शन हो सकता है, ई थीटा खुद आर थीटा फाई का फंक्शन हो सकता है, ई फाई खुद आर थीटा फाई का फंक्शन हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर थीटा फाई का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस पूरे को आर की अपेक्षा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इस डिफरेंशिएशन के समय में, इस डिफरेंशिएशन के समय में हम लोग थीटा फाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। डिफरेंशिएशन के समय थीटा फाई में कुछ अगर होगा तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तभी हम ऐसा वाला डेल्टा लिखते, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर ई थीटा, उसको हम साइन थीटा से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा की अपेक्षा पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। इस बार आर और फाई, इस डिफरेंशिएशन के समय आर और फाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आ जाए 1/r साइन थीटा डेल ई फाई डेल फाई, तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के समय में हम लोग आर को और थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे।
तो ऐसा अगर ये हम लोग कर डालें तब जो क्वांटिटी निकल करके आएगी वो डाइवर्जेंस ई होगी। स्केलर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कहीं अब वेक्टर नहीं है, अब कहीं वेक्टर नहीं है, सीधा अंकगणित वाला अरिथमेटिक वाला अलजबरा वाला ऐड करना है इसके अंदर में, वेक्टर एडिशन नहीं करना है। ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब स्केलर्स हैं, तो सब मिल करके जो डाइवर्जेंस ई है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट होने वाला है, रो एट आर। तो रो तो चार्ज डेंसिटी है, ये स्केलर है, तो ऐसा हम लोग डाइवर्जेंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक इसका उपयोग करके और बहुत सिंपल सा एक सिचुएशन लेंगे, हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज लेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होगा और उसके आधार के ऊपर हम इसका उपयोग करके डाइवर्जेंस निकालेंगे और देखेंगे कि वो कैसा हमारे गॉसेस लॉ के अनुसार फिट करता है नहीं करता है।